नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कौन सी खबर है सर आज जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? शुभम, इस मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का भी स्वागत है। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी कि आखिर रुपए में गिरावट की वजह क्या है और उसको लेकर चारों तरफ बेचैनी क्यों है। उसके बाद पर्दे के पीछे से और आंकड़ों से जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रुपए में गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट में सबसे बड़ा डर क्या है जो सरकार को डरा रहा है इस समय, और क्यों इतनी गहमा गहमी है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार से लेकर आपके खेत तक कुछ और भी बदल रहा है। गेहूं के बाजार में क्या हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास और भी कई बड़ी खबरें हैं मनी सेंट्रल में चर्चा के लिए। शुभम बताएंगे आपको कि हम और कौन कौन सी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। और बड़ी खबरों में है रूस। रोजाना की तरह आज भी शुरुआत होगी रूस से। रूस पर प्रतिबंधों की अगली लहर जापान से। इसके बाद चर्चा होगी एलआईसी के आईपीओ से कि एलआईसी के आईपीओ से आखिर क्यों रूठे विदेशी निवेशक। और महंगे होने वाले हैं ब्रेड, बिस्किट और स्नैक्स। पेट्रोल डीजल की तरह बदलेंगी क्या बिजली की दरें? अब सरकार को सता रही कौन सी चिंता। और चलते चलते बात होगी जिम्बाब्वे पे कि आखिर जिम्बाब्वे को हुआ क्या और कैसे जिम्बाब्वे इस संकट से उभरेगा। लेकिन शुरुआत रोज की तरह रूस से। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। पहली, रूस पर प्रतिबंधों की नई लहर जापान से आई है, और दूसरी, तेल पर निर्भरता खत्म करने के प्रस्ताव पर यूरोप के सारे देश सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। सर, पहले जापान से कौन से नए प्रतिबंध आए हैं उन पर बातचीत। कौन कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं अब जो जापान ने लगाए हैं? कल अमेरिका ने लगाए थे, अब आज अगली लहर जापान से आती दिखी। शुभम, यूरोपीय समुदाय से बाहर अब बाकी दुनिया के देश रूस पर नए प्रतिबंधों का नया दौर लेकर आए हैं। जापान ने खासतौर पर तकनीकी उत्पादों के निर्यात पर, जिनका रूस बड़ा उपभोक्ता है अपने तकनीकी कामकाज के लिए भी और डिफेंस में भी उनका इस्तेमाल करता है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। हमें याद होगा कि अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के देश इस तरीके के स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपोर्ट पहले ही रोक चुके हैं। और G7 के उन देशों में जापान भी शामिल है जिसने कहा है कि वो निर्धारित समय के भीतर रूस के कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा। तो अब ये प्रतिबंधों का दौर यूरोप और नाटो देशों से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। सर, अगली खबर ईयू से है। ईयू के कुछ देश ऐसे हैं जो तेल की निर्भरता खत्म करने के प्रस्ताव को पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कौन से देशों को दिक्कत आ रही है? हंगरी को लेकर काफ़ी दिक्कत है शुभम। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ओब्रान, जिन्हें माना जाता है कि परोक्ष रूप से वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पुराने साथी और सहयोगी माने जाते हैं। हंगरी और स्लोवाकिया ये दो देश हैं। हंगरी ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है कि वो रूस से आने वाली एनर्जी सप्लाईज को और कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा, और इसके कारण ईयू को काफ़ी समस्या हो रही है पूरे यूरोपीय समुदाय में सहमति बनाने में। जर्मनी की तरफ से भी मिले जुले संकेत हैं। फ्रांस में नई सरकार आ गई है, मैक्रों दोबारा चुनकर आ गए हैं, और जर्मनी और फ्रांस के बीच हाल में ही एक बैठक हुई है 24 घंटे पहले, और उसके बाद उस बैठक के नतीजों पर लोगों की निगाहें होंगी कि उसके बाद यूरोपीय समुदाय रूस पर प्रतिबंधों का अगला चरण, और खास तौर पर जिस पर सबकी निगाहें हैं कि तेल और गैस पर प्रतिबंध किस दिशा में जाएंगे, उस पर फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल हंगरी एक कमजोर कड़ी है। हंगरी को समझाने की कोशिशें चल रही हैं, और इसमें शायद यूरोपीय समुदाय हंगरी और स्लोवाकिया जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं को थोड़ा समय ज़्यादा दे सकता है प्रतिबंधों को लागू करने के लिए, जब तक कि वो अपनी एनर्जी की, अपनी ऊर्जा की सप्लाईज का अरेंजमेंट कर लें। और ये बात अंशुमान जी पहले ही कह चुकी कि ये जितनी देरी हो रही है, जितने लंबे समय लग रहा है, जितना लंबा समय लग रहा है तेल पर निर्भरता खत्म करने में या गैस पर निर्भरता कम करने के लिए, रूस को लगातार उतनी ही ताकत वहाँ से मिल रही है इस युद्ध को जारी रखने के लिए। अगली रिपोर्ट मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट है जो है गेहूँ पर। आने वाले दिनों में अगर आपको बिस्किट के, चिप्स के, स्नैक्स के कोई पैकेट वजन में हल्के दिखें या उनकी कीमत बड़ी दिखे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इसकी ज़मीन तैयार हो गई है। और इस ज़मीन को बता रहे हैं मनोज कुमार अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आने वाले दिनों में ब्रेड, बिस्किट, स्नैक्स के दाम अगर बढ़े मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इसकी जमीन तैयार हो गई है। पड़ोस वाले हलवाई भी कचौड़ी, समोसे, भटूरे के दाम बढ़ाने या साइज छोटा करने के गुणा गणित करने में लगे हुए हैं। कारण है आटे के भाव में रिकॉर्ड तेजी। सोमवार को मुंबई में 1 किलो आटे का भाव 49 रुपए पहुंच गया। देश के अन्य बाजारों में भी दाम बढ़ रहे हैं। आटा ही ब्रेड, बिस्किट, कचौड़ी जैसे प्रोडक्ट का कच्चा माल है, और इसके लंबे समय तक महंगे रहने की आशंका भी गहरी है। पहले जब भी गेहूं या आटे की कीमत बढ़ती थी
तो सरकार अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ा देती थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं की उपज अच्छी थी और सप्लाई भी पर्याप्त रहती थी, जिससे सरकार को खुले बाजार में सप्लाई बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2018-19 के दौरान सरकार को स्टॉक में रखी लगभग 82 लाख टन गेहूं को जारी करना पड़ा था। सवाल ये है कि इस बार भी गेहूं और आटे की कीमत तेजी से बढ़ गई है, तो क्या सरकार अपने स्टॉक से बाजार में गेहूं जारी करेगी? ये तभी संभव हो सकेगा जब सरकार के गोदाम गेहूं से भरे होंगे। इस साल गेहूं की उपज और सरकारी खरीद के जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए ये लग नहीं रहा कि गेहूं से सरकार के गोदाम पिछले सालों जितना भर पाएंगे। सरकार ने गेहूं की उपज के अनुमान को 11.13 करोड़ टन से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है और पुराने स्टॉक तथा इस साल की खरीद को मिला लिया जाए तो 1 मई तक सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 5 साल के निचले स्तर 310 लाख टन पर दर्ज किया गया है। केंद्रीय पूल में पड़े गेहूं के स्टॉक का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा मिशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी सरकारी स्कीमों की सप्लाई में होता है। इसके अलावा सशस्त्र बलों के लिए होने वाले राशन की सप्लाई में भी यहीं से गेहूं जाता है। रणनीतिक और ऑपरेशनल स्टॉक जो गेहूं गोदामों में रखना पड़ता है, वो अलग से। इन सारी जरूरतों के पूरा होने के बाद खुले बाजार में जारी करने के लिए सरकार के पास ज्यादा गेहूं नहीं बच पाएगा। ऊपर से पिछले साल के 78 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं निर्यात को देखते हुए सरकार ने इस साल 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य तय कर दिया है। अगर एक्सपोर्ट में इतना गेहूं चला गया तो घरेलू बाजार में सप्लाई की किल्लत बढ़ सकती है, जो आटे, ब्रेड और बिस्किट की कीमतों को और आग लगा सकती है। और ज्यादा एक्सपोर्ट की स्थिति में सरकार के पास भी गोदामों में वो स्टॉक कम होगा जिसे जरूरत पड़ने पर खुले बाजार में सप्लाई किया जा सके। कुल जमा बात ये कि बाजार के समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके खाने की थाली और महंगी होगी। मन 9 के लिए मनोज कुमार। सर, रिपोर्ट में ये तो समझ आ गया कि आने वाले दिनों में ये स्नैक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। कंपनियों को दबाव क्या है? ये केवल एक आटे का दबाव है या और भी दबाव ऐसे पड़ रहे हैं जो एफएमसीजी कंपनियों की इस समय दिक्कतें बढ़ रही हैं? हाँ शुभम, अभी तक हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार हम गेहूं के बाजार के भीतर जाकर आपको बहुत सारी जानकारियां देते रहे और बताते रहे कि गेहूं का बाजार, गेहूं की निर्यात को लेकर होने वाली दुविधाएं कैसे आ रही हैं और हमने आपको लगातार अपडेट रखा है। आज हम गेहूं को थोड़ा दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। हमने किसानों, उत्पादकों की तरफ से देखने की कोशिश की, अब हम उपभोक्ताओं की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं और उसमें किसान का एक हिस्सा, एक चेहरा उपभोक्ता का भी है। आटे के बाजार में जो कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, उसके कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें इस रिपोर्ट के साथ हमारे सामने खुलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में आटे के साथ आटे के उत्पादों का बहुत बड़ा मार्केट है। उसमें आपके पड़ोस में बनने वाले स्नैक्स या कचौरी, समोसे से लेकर बिस्किट्स और एक्सपोर्ट होने वाले स्नैक्स तक बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं। भारत के बहुत बड़े हिस्से में, शहरों के इलाके में पैक्ड आटे का कंजम्पशन है। वहाँ पर सीधे गेहूँ का इस्तेमाल नहीं होता। तो एक वो हिस्सा है। इस हिस्से को दो तरह से बाजार से गेहूं मिलता है। एक तो वो खुले बाजार से गेहूं खरीदता है और दूसरा भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ओपन सेल करती है गेहूं की, जब देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को गेहूं की ज़रूरत होती है और उसका एक ऑक्शन होता है, जिस ऑक्शन से वो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से वो गेहूं खरीदते हैं। और तीसरा विकल्प उनके लिए होता है कि वो गेहूं का इंपोर्ट कर सकें। अब हमें समझना जरूरी है कि भारत में पूरा गेहूं का मिजाज इस साल बदल गया। सरकार की खरीद लगभग 50% कम हो गई। सरकार ने निर्यात की घोषणा की तो बाजार में व्यापारियों के स्तर पर और किसानों के स्तर पर गेहूं रोक लिया गया बेचने से, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही थी। अब ये तेजी बढ़कर आगे ब्रेड में, बिस्किट में और बाकी चीज़ों में पहुंचने लगी है। अब यहाँ दो बड़ी दुविधाएं हैं भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सामने। एक, एफसीआई से ओपन सेल होने की गुंजाइश इस बार नहीं दिखती शुभम, क्योंकि 50% से कम प्रोक्योरमेंट है। सरकार को खाद्य सुरक्षा के लिए या राशन प्रणाली के लिए अनाज की कमी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 30 से 35% बढ़ी हुई हैं इस समय। अगर मान लीजिए ब्रेड बनाने वाली किसी कंपनी को, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को घरेलू बाजार में एफसीआई से गेहूं नहीं मिलता है और
बाजार में गेहूं बहुत महंगा मिलता है तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो इंपोर्टेड गेहूं भी इस समय महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत में करीब 30% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी भी गेहूं पर लगाई जाती है, जो उसे आयात शुल्क के तौर पर देना पड़ेगा। तो कुल जमा तस्वीरें दिखाई दे रही है कि गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा किसानों को के तौर पर मिल रहा है, पर वही किसान जब उपभोक्ता बनकर अपने पड़ोस की दुकान पर बिस्किट का पैकेट खरीदेगा, ब्रेड का पैकेट खरीदेगा या बाकी चीज़ों पर गेहूं से बनने वाली चीज़ों की खरीद करेगा, तो महंगाई घूमकर उसे चुभेगी। सर, इसी रोशनी में ये तमाम समीकरण जो आपने बताया, इन्हीं की रोशनी में अगर हम देखें तो आपको लगता है कि सरकार ने निर्यात का फैसला थोड़े सही समय पे नहीं लिया, वहाँ निर्यात का फैसला लेकर हमने अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली? ये बहस का विषय है और अब तमाम लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं। अभी तक करीब करीब 4 मिलियन टन के आसपास के गेहूं के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जो अप्रैल तक का हमारे पास आंकड़ा था। शायद सरकार ने जल्दबाजी की या सरकार निर्यात की तरफ तेजी से आगे बढ़ी, और जिसका असर भारत के गेहूं के बाजार की डिमांड सप्लाई पर दिखाई दिया। और हम इस बात को एक बार पहले भी मनी सेंट्रल में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने एक थंब भी लगाया था और एक विस्तार से बताया था कि गेहूं का निर्यात क्यों मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि भारत के पास गेहूं का बहुत सरप्लस नहीं है, हम बहुत बड़े सरप्लस देश नहीं है। हमारी अपनी डिमांड सप्लाई के बाद थोड़ा सा बफर के लिए गेहूं बचता है, जो हमारे पास सरकार की खाद्य सुरक्षा के लिए होता है। तो जैसे ही एक अतिरिक्त डिमांड निकलना शुरू हुई, बाजार में कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, गेहूं के स्टॉक्स होल्ड होने शुरू हो गए, और उन्होंने भी होल्ड और एडवांस बाइंग शुरू कर दी, जो गेहूं के बड़े कंज्यूमर हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तौर पे। तो अब तो निर्यात जो जितना कमिट हो चुका है वो होगा, प्राइवेट चैनल से जो निर्यात होगा, सरकार ने कहा उसे वो नहीं रोकना चाहेगी, लेकिन गवर्नमेंट चैनल से या भारत के खाद्य सुरक्षा भंडार से निर्यात की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेकिन इस पूरी बहस ने, निर्यात खुलने की बहस ने, गेहूं के उत्पादन में गिरावट, गर्मियों के कारण सरकारी खरीद की गिरावट ने, कुल मिलाकर जो बॉटम लाइन है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि वो भारत में काफी लंबे समय के बाद गेहूं की महंगाई शुरू कर दी। और अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखें तो हम व्हीट की महंगाई की तरफ, काफी ज्यादा व्हीट की महंगाई है, और उसी ने रिजर्व बैंक को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। और ये महंगाई शुभम चलेगी लंबी, क्योंकि अब गेहूं की ये फसल खत्म हो चुकी है रबी की, अगली फसल आने तक, यानी पूरे 1 साल तक, जब अगले साल गेहूं रबी की नई फसल आ जाएगी, और उसके बाद हम बाजार में डिमांड सप्लाई की क्या परिस्थिति होगी वो हम भी नहीं बता सकते। और इसलिए हम यहां से गेहूं की शायद एक लंबी महंगाई में प्रवेश कर रहे हैं, जो अगली रबी की फसल तक हमारे साथ रहेगी। यानी कि ये महंगाई जिद्दी है। LIC का IPO सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो गया। रिटेल निवेशकों और पॉलिसी होल्डर्स ने IPO के लिए ठीक ठाक उत्साह दिखाया, लेकिन वैसा उत्साह विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FPIs की तरफ से नहीं दिखा। IPO लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हो गया, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस IPO में उतना पैसा नहीं लगाया जैसे पहले के IPO में वो लगाया करते थे। विदेशी निवेशकों ने लगभग 21,000 करोड़ के रुपए के इस IPO में सिर्फ 2292 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि रिटेल निवेशकों ने 12,455 करोड़ रुपए और पॉलिसी होल्डर्स ने 12,034 करोड़ रुपए इस IPO में लगाए हैं। कुल मिलाकर इस IPO को 43,933 करोड़ रुपए की बोलियां मिली हैं। सर, FIs इतने अनमने क्यों हैं? इस LIC में तो वैल्यूएशन अच्छे थे, बड़ी कंपनी थी, देश का सबसे बड़ा IPO था, सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ छोड़ा गया था प्लेट में, ऐसा माना जा रहा था। फिर LIC के IPO में विदेशी निवेशकों को क्या पसंद नहीं आया? सामान्य रूप से भारतीय शेयर बाजार को लेकर अक्टूबर के बाद से जो पूरा नज़रिया बदला है विदेशी निवेशकों का, उसका असर हमें LIC के IPO पर दिखाई दिया। LIC के IPO को लेकर अगर आप सामान्य निवेशकों के उत्साह के तौर पर देखें तो वैल्यूएशन को लेकर, इसके भविष्य में इसके रिटर्न को लेकर एक जनरल सवाल तो थे ही, पर जो जनरल सेंटिमेंट है FPIs का, वो इस पर असर किया। और शायद यहाँ हमें लगता है कि सरकार ने IPO का आकार छोटा रख के ठीक किया है। अगर आप FIs का रिस्पांस देखें तो ऐसा लगता है कि अगर ये IPO जितना बड़ा माना जा रहा था, जिसको हम सोच रहे थे कि पिछले साल दिसंबर में या जनवरी में कि ये बहुत बड़ा IPO होगा, अगर वैसी स्थिति होती और FPI का रिस्पांस ऐसा होता तो पता नहीं LIC के IPO में का क्या होता। तो इसलिए विदेशी निवेशकों का ये बेरुखी सरकार के लिए चिंताजनक है, और वो बेरुखी कई तरह से सरकार के लिए चिंताजनक है इस समय अलग अलग मोर्चों पर भी। पर LIC जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसमें विदेशी निवेशकों का रुचि न लेना ये बताता है कि वो शायद मीडियम टर्म में भारतीय शेयर बाजार को लेकर और खासतौर से LIC के संभावनाओं को लेकर थोड़ा सशंकित हैं और असमंजस में। हालांकि 3 गुना IPO सब्सक्राइब हो गया, इससे ये उम्मीद ज़रूर बन रही है कि LIC के IPO की जो लिस्टिंग होगी वो ठीक ठाक प्रीमियम पर हो सकती है। 12 मई को अलॉटमेंट की डेट आ रही है कि 12 मई को ये पता चलेगा कि किसको कितने शेयर अलॉट हुए।
अगली खबर बॉन्ड यील्ड से। बॉन्ड यील्ड में हुई बढ़ोतरी सरकार की नींद उड़ा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने बॉन्ड यील्ड को घटाने के उपाय करने के लिए आरबीआई से कहा है। सर, बहुत सारी चिंताएं थीं इकोनॉमी में, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। महंगाई बढ़ने की चिंता थी, सरकार को अचानक कर्ज महंगा होने की चिंता थी। बॉन्ड को लेकर सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? बॉन्ड यील्ड बढ़ाने के लिए सरकार ने अचानक आरबीआई से ऐसा करने को क्यों कहा? ये कल की का जो घटनाक्रम है, पिछले 3 दिन के घटनाक्रम है, उसका सबसे चौंकाने वाला फॉलोअप है जो हमारे सामने आता है। और यहाँ से हम विदेशी मुद्रा भंडार, बॉन्ड और शेयर बाजार के जो बेहद जटिल और कॉम्प्लेक्स रिश्ते उनको समझ सकते हैं। भारत में महंगाई पहले से है, पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से बढ़ रही हैं, विदेश फिस्कल डेफिसिट पहले से बढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों ने सरकार को चिंतित नहीं किया। जिस तरीके की खबरें आई उस हिसाब से सरकार ने तात्कालिक तौर पर रिजर्व बैंक से ये कहा कि वो किसी तरह से बाजार में इंटरवीन करे, बाजार में मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाए, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड में कमी नहीं आई तो विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से जो बेरुखी है वो बढ़ती चली जाएगी। और विदेशी निवेशकों ने लगातार भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की है अक्टूबर से लेकर, और वही विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव की एक प्रमुख वजह के तौर पर हमारे सामने आया है। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उस हिसाब से विदेशी निवेशकों ने डेट सेगमेंट में लगभग, शुभम जो ताजा आंकड़ा है उस हिसाब से करीब एफपीआई ने कुल डेट सेगमेंट में बड़ी बिकवाली की है पिछले कई सालों के बाद। अगर 2015-16 से आप आंकड़े देखें तो उसकी तुलना में हमें दिखाई देता है कि भारत के टोटल डेट सेगमेंट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का आंकड़ा मैं निकाल कर बताता हूं। 2021 में अभी तक के समय तक 1165 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, जो माइनस में करीब 891 मिलियन डॉलर हो गया, यानी कि 1165 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बदले 891 मिलियन डॉलर की बिकवाली हुई है। और इससे पहले हमने भारत के डेट में भारत सरकार, जिसमेम सरकार सबसे बड़ी कर्ज बेचने वाली है, वहां पर विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देखा था। 20 और 21 में करीब 3000 और 3800 मिलियन डॉलर के 3200 मिलियन डॉलर के आसपास था। तो अब क्या हुआ है कि अगर आप पूरा सेगमेंट देखें ना तो इक्विटी और डेट दोनों जगह विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि शायद अगर रिजर्व बैंक कुछ इंटरवीन करे, भारत में बॉन्ड यील्ड्स कम हो, तो विदेशी निवेशकों का थोड़ा भरोसा साख बनेगी बाजार में, और बाजार में उनकी पूंजी आती रहेगी। सर, अगर सरकार की बात मान लीजिए कि आरबीआई मान लेती है, शक्तिकांत दास जी सुन लेते हैं, क्या कर सकती है आरबीआई? कैसे ये बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ की जा सकती है? बहुत मुश्किल काम है। और रिजर्व बैंक ने इस खबर पर, जो कल खबर छपी, कई जगह आज सारे अखबारों में ये खबर थी, रिजर्व बैंक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और इससे ये भी समझ में आया कि क्या रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले वित्त मंत्रालय या सरकार से परामर्श उस तरह से किया था कि नहीं किया था। इस मामले में स्पष्ट स्थिति हमारे सामने नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक तो मनी सप्लाई वापस खींच रहा है। अब यहाँ दो ही परिस्थितियां बनती हैं, या तो रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म डेट को खरीदे और लॉन्ग टर्म डेट बेचना शुरू करे, जिसको हम स्वैप कहते हैं, और या दूसरा तरीका यह है कि वो बाजार में फिर मनी सप्लाई बढ़ाए और बॉन्ड यील्ड कूल करने की कोशिश करे। हालांकि रिजर्व बैंक इस तरीके की कोशिश पहले कर चुका, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट बाजार में बढ़ती हुई महंगाई देख रहा है, बॉन्ड मार्केट भारत से विदेशी निवेशकों का निकलना देख रहा है, बॉन्ड मार्केट अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ता देख रहा है। तो बॉन्ड मार्केट में यील्ड कूल ऑफ करना इतना आसान काम नहीं है रिजर्व बैंक के लिए, और अगर ऐसा कर सकता होता तो वो इस काम को पहले कर चुका होता। अब रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि क्या रिजर्व बैंक इसके बाद दोबारा स्वैप शुरू करेगा, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो फिर वो पूरी की पूरी पॉलिसी जो अचानक घोषित की गई थी, उस सारी परिस्थिति उससे पलट जाएगी। रिजर्व बैंक ने तो सीआरआर भी बढ़ा दी कि बाजार से 87,000 करोड़ रुपए खींच लिए जाएं। इसके अलावा 40 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट भी बढ़ा दी। तो पूरी कोशिश तो बाजार में मनी की सप्लाई कम करने की है, और जिसका असर हमें स्वाभाविक रूप से बॉन्ड यील्ड्स पर दिखाई देगा। तो कैसे कृत्रिम रूप से रिजर्व बैंक बॉन्ड यील्ड कम करेगा, इसका तरीका क्या होगा, यह रिजर्व बैंक को स्पष्ट रूप से बताना होगा। पर सरकार की चिंता भारत में ब्याज दरें बढ़ने को लेकर नहीं, बल्कि जो पूरा मनी फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट का जो पूरा संतुलन बिगड़ गया है उसको लेकर ज़्यादा है। सर, ये संतुलन बिगड़ा है विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से। विदेशी निवेशकों को भारत की इकोनॉमी में भी ऐसी कौन सी चिंता, ऐसी कौन सी दरार दिख रही है जो वो अक्टूबर से लगातार बेचे चले जा रहे हैं? अब उनकी होल्डिंग 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है, लगातार बेच क्यों रहे हैं? कौन सी इकोनॉमी में चिंताएं दिख रही हैं? भारत की जो चीज़ हमें यहाँ समझना जरूरी, क्यों सरकार अचानक विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और रुपए में गिरावट को लेकर थोड़ी सी घबराई हुई सी दिखती है, उसकी वजह क्या है ये समझना जरूरी। रुपया लगातार गिर रहा है, रुपए में गिरावट हम लगातार देख रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट हमने लगातार देखी। यहाँ एक बड़ी समस्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या हमारे सामने उभर कर आती है, जिसको कि हम शुभम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। वो ट्विन डेफिसिट का मतलब ये है कि आप
आपके के विदेशी मोर्चे पर और घरेलू मोर्चे पर, दोनों पर जब एक साथ घाटा बढ़ना शुरू होता है तब अर्थव्यवस्था पर दोहरे दबाव की स्थिति होती है। विदेशी मोर्चे का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ये बताता है कि भारत किसी देश से विदेशी मुद्रा का की आवक और निकासी का फर्क क्या है। पिछले साल हम सरप्लस में थे $24 बिलियन के, इस साल हम $25 बिलियन के आसपास रिकॉर्ड 9 साल के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं। ये वो चीज़ है जो विदेशी निवेशकों को आने वाले समय में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ते जाने का इशारा करती है। और जैसे जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है, रुपए के ऊपर दबाव बढ़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि चूंकि इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, भारत का ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, वो चालू खाते के घाटे का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो वो दूसरा पहलू है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहेंगी, कोल की कीमतें ऊपर रहेंगी, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बनता रहेगा। और दूसरा जो पहलू ट्विन डेफिसिट का दूसरा हिस्सा है वो भारत का अपना भीतरी घाटा है, वो भी रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 90% के आसपास है। ये दो ऐसे मजबूत पैमाने हैं जो अभी तक 2020-21 तक आमतौर पर सही ढंग से काम कर रहे थे। भारत का राजकोषीय घाटा ज्यादा था पर करंट अकाउंट डेफिसिट कंफर्टेबल सिचुएशन में था, बल्कि एक सरप्लस में था। इनफैक्ट एक दौर में हमने भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट को हाल के ही 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक सरप्लस में देखा था, और जिसकी ताकत हमको भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई दी जो $600 बिलियन से ऊपर था। लेकिन चीजें एकदम बदल गई हैं और ये विदेशी निवेशकों को की बेरुखी बढ़ा रहा है, और इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड बिकवाली की है अक्टूबर के बाद से, जो 8 साल की शायद सबसे ज्यादा बिकवाली है। बिल्कुल, और FIIs की ये बिकवाली ही है जो सरकार को डरा रही है। अगली खबर बिजली किल्लत से जुड़ी। देश में बिजली की किल्लत को खत्म करने के लिए RBI ने एक रिपोर्ट जारी करके कुछ सुझाव दिए हैं। RBI ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की तर्ज पर बिजली की कीमतों को पूरी तरह डीरेगुलेट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा RBI ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और नुकसान कम करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशियाई देशों में कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा महंगी बिजली भारत में है, इसे प्रतिस्पर्धी बनाने की ज़रूरत है। सर, ये जो सुझाव दिए गए हैं ये लागू करना कितना संभव है? रिजर्व बैंक ने उसी बिंदु पर दर्द पर हाथ रख दिया है जिस पर बात करने से पिछले 1 महीने 1.5 महीने से सरकार बच रही है। कोशिश की जा रही है कि बिजली कंपनियों को इस बात के लिए दबाव बनाया जाए, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो जो भी हो किसी तरह से महंगा कोयला खरीद कर बिजली का उत्पादन शुरू कर दें। राज्यों से कहा जा रहा है, राज्य सरकारें भी अपने संयंत्रों के लिए बिजली कोयला खरीदने के पक्ष में नहीं है। RBI की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी समस्या है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन भारत की बिजली दरों की सबसे बड़ी समस्या है। भारत में कुछ लोगों के लिए या कुछ उपभोक्ताओं के लिए बिजली सस्ती रखने के लिए उद्योगों को बिजली महंगी दी जाती, और जो आंकड़ा हमारे सामने है उसके हिसाब से एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। अगर आप पर किलोवाट अमेरिकन सेंट के हिसाब से देखें कि वो पैमाना लागू किया जाता है, बांग्लादेश में और इंडोनेशिया और मलेशिया में उद्योगों को हमसे सस्ती बिजली मिलती है। यानी हम वहाँ 12 सेंट के आसपास की कीमत है पर किलोवाट आवर की, और भारत में लगभग 18 सेंट के आसपास की कीमत है। और ये इसलिए है क्योंकि राज्य की सरकारों ने बिजली के ढांचे को, और बिजली का ढांचा इतना जबरदस्त, ऐसा मकड़ जाल है, अगर आप अपने आसपास किसी बिजली के पोल को देखें ना तो उससे बिजली दरों के ढांचे के बारे में आपको पता चलेगा कि उसमें कितने स्तर के पैसे के दर हैं, कितने तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं, और ये पूरा वो जो मकड़ जाल है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन को बनाने के लिए बनाया जाता है, और इसीलिए उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगाई जाती है। वो ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक भारत में बिजली दरों का ढांचा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और फिर वही बात घूमकर कि ना डिस्कॉम बिजली उत्पादन कंपनियां बिजली वितरण कंपनियों को पैसा दे पाएंगी और ना कोल कंपनियों के पास पैसा पहुंचेगा। रिजर्व बैंक ने पहली बार ऐसी सिफारिश नहीं की, इससे पहले भी बिजली सुधारों पर असंख्य समितियां, असंख्य रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी हुई हैं जो ये कहती हैं कि बिजली के दरों के ढांचे को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट किया जाए और सही लागत वसूली जाए, लेकिन उसकी हिम्मत सरकारें नहीं दिखा पाती, और इसलिए हम बार बार इस वजह से संकट में फंसते हैं। भारत में कोयले का संकट नहीं होता, भारत में उत्पादन क्षमता का संकट नहीं होता, भारत में सिर्फ पेमेंट क्राइसिस होती है। भारत में बिजली के क्षेत्र में समय पर पैसा भुगतान करने का संकट है। उपभोक्ता समय पर पैसा देता है पर सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को समय पर पैसा नहीं देता है। बिल्कुल, यानी कि ये बिजली का, कोयले का संकट नहीं, दरअसल पेमेंट का संकट है। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देश की जनता के सामने खाने का, सामान का संकट खड़ा हो गया है। कल वहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा ने इस्तीफा दे दिया। आज सर बड़े उद्योगपति कोटक महिंद्रा ने, जो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO भी हैं, उन्होंने आज श्रीलंका का ही उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारों को लोक लुभावन नहीं होना चाहिए और ये कठिन समय है सरकारों के लिए।
क्या बहुत सारे मंचों पे आप देखिए, सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगहों पर भारत और श्रीलंका के बीच कंपैरिजन भी होने लगा है कि भारत और श्रीलंका की एक सी स्थिति। कितना सही है ये कंपैरिजन करना, और श्रीलंका का भविष्य क्या है, इसको जानने में ज़्यादा रुचि है। शुभम, मुझे लगता है कि आर्थिक कारणों से और बहुत सारे पैमानों के आधार पर श्रीलंका और भारत की परिस्थिति में कोई सीधी तुलना नहीं की जा सकती। श्रीलंका की समस्याएं विदेशी कर्ज से केंद्रित हैं। छोटी इकॉनमी, छोटी अर्थव्यवस्थाएं विदेशी कर्ज पर निर्भर रहती हैं। श्रीलंका की इकॉनमी का बेस बहुत छोटा है। 2-4 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट के लिए, टी और उसके अलावा टूरिज्म के लिए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बड़े तूफान आते हैं तो छोटे देश बुरी तरह फंसते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा या जो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमेशा से जोखिम में भरा हुआ रहा है, क्योंकि छोटी अर्थव्यवस्था है। दूसरी समस्या श्रीलंका के साथ विदेशी कर्ज को लेकर है, जिसमें चीन का भी विदेशी कर्ज था और बाहर के देशों का भी विदेशी कर्ज था। उस तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज में की दृष्टि से सुरक्षित है। हमारे पास कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं। हमारी समस्याएं दूसरी जिस पर हमने चर्चा की, हमारी समस्याएं हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है। हमारी समस्या ये कि हमारे यहाँ आंतरिक घाटा ज़्यादा है। हमारे यहाँ समस्या ये है कि यदि हम समय से सुधार नहीं करेंगे और विदेशी मुद्रा की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रुपए पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये तुलना किसी एक देश की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती, खासतौर से श्रीलंका और भारत की तुलना नहीं की जा सकती। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू ये कि श्रीलंका की नई सरकार, जिसकी तरफ उदय कोटक ने अपने ट्वीट में इशारा किया, पिछली सरकार जिसके राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा, हाँ, उनके कई फैसले गलत साबित हुए और सरकारों के गलत फैसले अर्थव्यवस्थाओं को गहरे संकट में फंसाते हैं। ये बात हमने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखी, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं। ग्रीस की सरकार के फैसलों को देख लीजिए, अर्जेंटीना की सरकार के फैसलों को देख लीजिए और दुनिया के कई सारी देशों की सरकारों के गलत फैसले। वो फैसले लोक लुभावन हो जाना, वास्तविकता से अलग नीतियां बना देना और बहुत सारे राजनीतिक दबावों के जरिए चीज़ों को, वास्तविक समस्याओं से चीज़ों को अलग ले जाना, वो गलती श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, ऊपर से क्राइसिस आ गई, कोविड की क्राइसिस आ गई, ब्याज दरें बढ़ने की समस्या आ गई और वो दोनों मिलकर श्रीलंका को इस स्थिति पर ले आया। श्रीलंका गहरी मुश्किल में। श्रीलंका में जब तक सरकार नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं होगा बिल्कुल। क्योंकि किसी भी अगले समाधान के लिए, चाहे आपको वर्ल्ड बैंक से फिनांस लेना हो, चाहे आपको IMF से बेल आउट लेना हो, सरकार तो चाहिए ना जो जाकर नेगोशिएट करेगी, बात करेगी। तो क्या है कि श्रीलंका में केओस है, अराजकता की स्थिति है। उस अराजकता की स्थिति में पहले वहां कोई लीडरशिप आएगी जो बाद में जाकर इन चीजों के लिए बात करेगी। IMF से बेल आउट की बातचीत चल रही थी पिछली सरकार के दौर में। कुछ दुनिया के और देशों ने भी क्रेडिट लाइन देने की बात कही थी। भारत ने भी सिफारिश की थी कि श्रीलंका की प्रोफाइलिंग ठीक की जाए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के हिसाब से। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब वहां पर शांति होगी और नई सरकार आकर ये काम शुरू करेगी। बात श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे की। कोरोना के बाद जहां उम्मीद थी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन मौजूदा हालात कई देशों के लिए बद से बदतर हो रहे हैं। श्रीलंका की बात हमने कर ली, अब बात जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरती दिखाई दे रही है और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि जिम्बाब्वे की सरकार ने बैंकों को, सरकार और निजी क्षेत्र को किसी भी तरीके के कर्ज देने से मना कर दिया। वहाँ ब्लैक मार्केट में देश की करेंसी $1 के मुकाबले 400 जिम्बाब्वे डॉलर तक पहुँच गई है। आधिकारिक रूप से अगर आप देखें तो स्थिति इतनी खराब नहीं है। वहाँ $1 के मुकाबले देश की मुद्रा $165 पर ट्रेड कर रही है। सर, वहाँ महंगाई 96% के आसपास है, बेरोजगारी दर 90% के आसपास है। ऐसे में जो श्रीलंका की सरकार ने एक कदम उठाया है, कारगर होगा क्या इस क्राइसिस से निकलने के लिए? ये बड़ा डिजास्टर है और ये मतलब दुनिया में बहुत सारे लोगों को, कल जब सुबह सूचना मिली तो मुझे भी बहुत सारा आश्चर्य हुआ और बहुत सारे लोगों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि जिम्बाब्वे ने ऐसा ड्रास्टिक और ऐसा इस तरीके का कदम उठाया है जो आमतौर पर कभी नहीं उठाया जाता। जिम्बाब्वे ने फैसला लिया है कि प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को, किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी कर्ज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि करेंसी को बचाना है गिरावट से रोकने के लिए और इन्फ्लेशन को रोकना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिम्बाब्वे की सरकार ने और जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्ज की सप्लाई रोक दी जाएगी। शायद श्रीलंका को ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे की सरकार को ऐसा लग रहा है कि महंगाई सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंसी बाजार में फ्लो हो रही है और लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं जाएगा, कर्ज नहीं जाएगा तो महंगाई को रोका जा सकता है। लेकिन ये जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था पहले से भी हाइपर इन्फ्लेशन का एक दौर देख चुकी। 2009 में जब जिम्बाब्वे ने बहुत भयानक हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया था। ऐसी सिचुएशन में यह फैसला जिम्बाब्वे की सरकार को बुरी तरह तोड़ देगा। महंगाई से निपटने की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां पहले से डिफाइंड है।
बाजार में क्रेडिट की आपूर्ति बंद करके नहीं, क्रेडिट को धीमे धीमे महंगा करते हुए, लोगों के हाथ से मनी सप्लाई सीमित करते हुए उसे रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिम्बाब्वे का फैसला बिल्कुल ड्रास्टिक है, बिल्कुल, और एक किस्म से ये जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट लेकर आ सकता है। इस पर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि अभी ये घटनाक्रम बनना शुरू हुआ है, और अगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने एकदम अपने यहाँ क्रेडिट की सप्लाई ही रोक दी, उसे बंद कर दिया। क्रेडिट का फ्लो कम करना, क्रेडिट की कास्ट कम करना तो एक स्थापित प्रक्रिया है, पर ये घटनाक्रम आने वाले 1-2 दिनों में और खुलकर हमारे सामने आएगा। और जब ये खुलकर सामने आएगा हम आपके सामने लाएंगे मनी सेंट्रल के माध्यम से। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। कल आपसे फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। है, कैसा ही रंगो रूप है।